transportational and deposition by glaciers. The glaciers carry sediments with them. These sediments are called moraines. जो सेडिमेंट्स, जो मिट्टी ग्लेशियर्स कैरी करते हैं अपने साथ, उसे उन्हें बोलते हैं मोरेन्स. Depending on the location of the deposits, moraines can be divided into 4 types: ground moraines, lateral moraines, medial moraines and terminal moraines. 4 तरह के moraines होते हैं उनके लोकेशन के अनुसार. देखिए ये पर्वत की चोटी है, यहां पर स्लोप है, ये नीचे वाला हिस्सा है पर्वत का. इस दिशा में ग्लेशियर्स फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, ये पर्वत का तल है, नीचे का हिस्सा है फुट. ठीक है, यहां से वो ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो रहे हैं और पानी में कन्वर्ट होके वो नदी बन रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं. यहां से ग्लेशियर आ रहे हैं, यहां से ग्लेशियर आ रहे हैं. तो देखिए जो ग्लेशियर के साइड में होता है जमा, बैंक्स में यानी किनारों पर जो जमा होता है उसे कहते हैं लैटरल मोरेन्स इसे. ठीक है, जहां पर 2 ग्लेशियर्स का फ्लो मीट होता है, एक दूसरे को मिलता है, वहां पर जॉइनिंग पॉइंट पर एक जो सेंटर में जो मोरेन जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उसे कहते हैं मेडियल मोरेन. ठीक है, और जहां पर पर्वत का फुट होता है, पर्वत जहां पर स्लोप खत्म होता है, वहां पर जो जमा होते हैं मोरेन्स, यहां पर उन्हें कहते हैं टर्मिनल. टर्मिनल यानी अंत वाले, तो ये टर्मिनल मोरेन होते हैं. ठीक है, मेडियल यानी यहां पर जॉइनिंग जहां पर होता है वहां पर, लैटरल यानी किनारों पर जो जमा होता है वो, टर्मिनल यानी एंड पर. Observe figure 4.2. The depositional work of glacier produces landforms like drumlins, iskers, etc. देखिए इसके बारे में हम देखते हैं ग्लॉसरी में. ड्रमलिन्स, इस्कर्स क्या होते हैं. Drumlin. Hills formed due to deposition of moraines. They are generally egg-shaped. If there are any hills of this type in a region, then such a region is called egg basket. देखिए ड्रमलिन यानी जब मोरेन्स एक जगह पर जमा होते हैं तब टीले बन जाते हैं, तो उन हिल्स को कहते हैं ड्रमलिन. ठीक है, और इसकस यानी क्या होता है, नैरो लॉन्ग विंडिंग रीजेस प्रोड्यूस थ्रू डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स. मोरेन्स जब जमा होते हैं एक जगह पर और जब लंबे लंबे ऐसे एक रीजेस बनते हैं यानी लाइंस बनती है जमीन की ऊंची, उन्हें कहते हैं रीजेस. इन्हें कहते हैं, देखिए इनको इस्कस कहते हैं. ठीक है, इनको, इन लाइंस को इस्कस कहते हैं. आगे हम देखेंगे. देखिए ये है यू शेप्ड वैली, ये होता है इरोजन के कारण. ये है लैटरल एंड मेडियल मोरेन्स. देखिए ये है लैटरल मोरेन और ये है मेडियल मोरेन यहां पर. तो ये होता है डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क के कारण. ड्रमलिन्स, ये देखिए इस तरीके से जमा होने के कारण ऐसा टीला बना है, टेकड़ी, तो उसे बोलते हैं ड्रमलिन्स को. ये इसके कारण हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशनल. रोशेमोटोनीज जो है वो इरोजनल वर्क के कारण होते हैं. ठीक है, इस्कस, देखिए ये रीजेस जो है यानी लाइंस की तरह स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो उन्हें ये जो है वो डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होते हैं. ये हैंगिंग वैली आगे आएगा तब मैं बताता हूं. चलिए देखते हैं. कैन यू टेल वेयर कैन यू सी द वर्क बाय ग्लेशियर्स इन इंडिया. भारत में ग्लेशियर्स द्वारा किया गया जो वर्क है यानी डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, वो कहां पर दिखाई देता है. कहां पर दिखाई देता है ग्लेशियर्स? कहां पर है हमारे यहाँ? हिमालयाज में. तो हिमालय पर्वत में ये दिखता है ग्लेशियर्स के वर्क्स. इन विच नेचुरल रीजन कैन यू सी द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एट सी लेवल. कौन से रीजन में सी लेवल पर जो है ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं? तो जहां पर ग्लेशियर्स होंगे सी लेवल पर यानी पर्वत पर नहीं, यानी कहां पर? पोलर रीजन्स में, जिसे टुंड्रा रीजन भी कहते हैं. नॉर्थ पोल के पास जो रीजन है वहां पर तो बर्फ ही होता है, पर्वत ना होते हुए भी, तो उन्हें बोलते हैं या वहां पर सी लेवल पर ही ग्लेशियर्स का वर्क दिखाई देता है. कैन यू सी अ ग्लेशियर मूविंग जस्ट एज यू कैन सी ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ रिवर वाटर. देखिए रिवर वाटर तेजी से बहता है, लेकिन ग्लेशियर उतना तेजी से नहीं बहता, वो बहुत स्लोली बहता है, तो उसके कारण हम इतना उसको देख नहीं सकते ग्लेशियर की मूवमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस, विंड के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड इज अ गैसियस एजेंट ऑफ इरोजन, ये पहले हमने पहला वाटर रिवर वाटर जो देखा वो हो गया लिक्विड एजेंट, नेक्स्ट हो ग्लेशियर्स जो हो गए वो सॉलिड एजेंट्स हो गए, अभी जो देख रहे हैं हम गैसियस एजेंट ऑफ इरोजन देख रहे हैं। द इरोजनल ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन्स। विंड का फ्लो कहां पर तेजी से होता है, तो डेजर्ट्स में होता है, क्योंकि उन्हें विंड को रोकने के लिए पेड़ नहीं होते, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते डेजर्ट्स में, इसके कारण डेजर्ट्स में तेजी से बहती है हवा, तो वहां पर इरोजन ज्यादा होता है विंड के कारण। और सेमी एरिड रीजन्स यानी जहां पर सेमी ड्राई रीजन, बारिश ज्यादा नहीं होती इतनी ज्यादा, वहां पर उसे कहते हैं सेमी एरिड रीजन्स। एज मैकेनिकल वीदरिंग ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल हियर, पाउडर्ड रॉक एंड सैंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। देखिए मैकेनिकल वीदरिंग जहां पर ज्यादा होती है वहां पर रॉक, बड़े बड़े रॉक जो होते हैं चट्टाने, उनको घिस घिस के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है वो रेत में। देयर इज हार्डली एनी ऑब्स्टेकल इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द विंड, विंड के रास्ते में जो है आपने देखा कि जहां कुछ नहीं होता रास्ते में, डेजर्ट्स में पेड़ नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं होते, इसके कारण तेजी से फ्लो होता है। सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द विंड एंड दे आर कैरिड ओवर long distances and get deposited where the wind of the speed of the wind reduces। तेजी से बहते हैं हवाएं, उसके कारण वो इरोड करते हैं और कैरी भी करते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड के, रेत के पार्टिकल्स, और जहां पर स्पीड स्लो होती है वहां पर वो मिट्टी रेत जो है वो जमा कर देते हैं। इन दिस वे द विंड डज द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इस पद्धति से विंड जो है वो इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन भी करता है। Erosional work of wind. Wind carries small sand particles, small pebbles, etc. along with it. Wind जो है जब तेजी से बहने लगता है तब क्या अपने साथ रेत के पार्टिकल्स कैरी करता है, छोटे छोटे कंकड़ कैरी करता है। These particles cause erosion along rocks coming in the way of friction, way due to friction. अब अपने रास्ते में जो भी चट्टाने वगैरह लग रही है उसका इरोजन करवाते हैं, वो घिस देते हैं वो। This leads to formation of mushroom rocks, deflation hollows, yardangs, etc. देखिए मशरूम रॉक्स यानी इस तरीके के मशरूम शेप के, ऊपर कम इरोजन होता है, नीचे ज्यादा इरोजन होता है, इसके कारण ऊपर का फूला हुआ पार्ट होता है और नीचे ऊपर चौड़ा पार्ट होता है, नीचे नैरो होता है, उसको बोलते हैं मशरूम शेप के होने के कारण उसे बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो ये इरोजनल वर्क के कारण होता है। फिर ये यार्डांग्स यानी देखिए अगर ये जमीन है इस तरह की, यहां पर एक लेयर है हार्ड रॉक्स का, यहां पर बीच में सॉफ्ट रॉक्स का लेयर है, यहां पर फिर से हार्ड रॉक्स का लेयर है, यहां पर फिर से सॉफ्ट रॉक का लेयर है। जब हवा बहते रहती है कई वर्षों तक, तब सॉफ्ट रॉक ज्यादा घिस जाते हैं, उनका ज्यादा इरोजन होता है सॉफ्ट रॉक्स का, और हार्ड रॉक्स का कम इरोजन होता है ऑब्वियसली। तो इनका फ्रिक्शन भी कम होता है, ठीक है, ये ऊपर ही रहते हैं और ये ज्यादा घिस जाते हैं इस तरीके से, तो ये पार्ट नीचे चला जाता है और ये ऊपर रहता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं यार्डांग्स, ठीक है। डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड्स। Sand particles that blow with the wind are of different shapes and sizes. Those particles which are very fine are carried over large distances, like the larger ones get transported to शॉर्टर डिस्टेंसेस ओनली। देखिए जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो दूर तक कैरी किए जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे डिस्टेंस के लिए कैरी किए जाते हैं। दीज सैंड पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स। डेजर्ट्स में ये सैंड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और वहां पर रेत के टीले बन जाते हैं। As a result, specific landforms are formed. Sand dunes, barchans, safes, ripple marks, loess plains, etc. are formed by wind deposition. देखिए बार्चन्स या सैंड ड्यून्स यानी इस तरह के एक क्रिसेंट मून जिसे कहते हैं, चंद्रकोरीच्या आकाराचे,
क्रिसेंट मून यानी चंद्रकोर होती है ना, उस शेप का। देखिए इस तरीके से ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा यू शेप दिखाई देगा। तो अगर इस दिशा में, लेफ्ट से राइट दिशा में अगर हवा फ्लो हो रही है तो इस तरीके का सैंड ड्यून बनता है। यहाँ पर ऐसा स्लोप होता है और यहाँ पर जो है गड्ढा बन जाता है एक तरह का, तो ऐसे यू शेप बन जाता है। तो ऐसे सैंड ड्यून्स जगह बदलते रहते हैं हमेशा हवा के साथ। और ये हो गए रिपल मार्क्स, यानी ऐसे वेवी मार्क्स दिखाई देते हैं। ऐसे रेत पर हवा के कारण ऐसे वेव्स की तरह स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं रिपल मार्क्स। ठीक है, बाद में ये जो है डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ये इरोजनल वर्क के कारण होता है, ये इरोजनल वर्क के कारण होता है। यार्डांग्स सैफ जो होते हैं वो भी इस तरीके से बनते हैं, यानी देखिए यहां पर दिया है ग्लॉसरी में, सैफ इन अरेबिक सैफ मीन्स स्वॉर्ड। Such sand dunes are narrow and spread to a long distance. They resemble swords and they are therefore named so. Sword की तरह दिखाई देते हैं, लंबे धारों की तरह, तो इन्हें स्वॉर्ड, जो अरबी शब्द है स्वॉर्ड के लिए सैफ, वो नाम दिया गया है। They are parallel to direction of the wind flowing. They are tapered towards the wind direction. Their slopes are somewhat symmetrical and crests are sharp. In Rub al-Khali, the desert of Saudi Arabia and deserts in Iran, सैफ्स आर विजिबल इवन अप टू 200 किलोमीटर्स। यानी देखिए ये जो सैफ्स होते हैं वो विंड के दिशा में, पैरेलल दिशा में ये होते हैं, बनते हैं। यानी विंड दिशा में फ्लो, जिस दिशा में फ्लो हो रहा है उसी दिशा में ये बनते हैं। ठीक है, ये तलवार की तरह दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं सैफ। ठीक है, ये जो है इरोजनल वर्क के कारण होते हैं। ठीक है, ये है यारडांग। देखिए ये यहां पर डायग्राम से दिखाया गया था, यहां पर जो एक्चुअल यारडांग दिखाया गया है, ये हार्ड रॉक की लेयर है, ये सॉफ्ट रॉक का लेयर है जो ज्यादा इरोजन हुआ है जिसका, ये फिर से हार्ड रॉक का लेयर है जिसका कम इरोजन हुआ है। तो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ये यारडांग, ये इरोजन के कारण होते हैं। ठीक है, ये हमारा देखते आगे। देखिए यहां पर जो डायग्राम्स दिए, ये सैंड ड्यून्स है, ठीक है, ये मशरूम रॉक है, ये यारडांग्स है, ये सैफ है। ठीक है, फाइंड आउट वेयर विल यू फाइंड मशरूम रॉक्स इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में मशरूम रॉक्स कहां पर पाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये जो है हाईलैंड जहां पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में जहां पर ऊंचाई पर जमीन है, तेजी से जहां पर हवा बहती है, वहां पर मशरूम रॉक्स पाए जाते हैं। कैन यू, आपको रेलवे से जाते समय कई बार दिखाई देंगे ये, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। कैन यू फाइंड द वर्क ऑफ विंड नियर कोस्टल एरियाज, व्हाट लैंडफॉर्म्स विल बी फॉर्म्ड देयर। तो देखिए वर्क ऑफ विंड जो होता है वो कोस्टल एरियाज में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोई लैंड होती नहीं है, ज्यादा तो समुद्र ही होता है। तो इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क जो होता है वो समुद्र के कारण होता है, विंड के कारण इतना नहीं होता समुद्र किनारे पर। ठीक है, अभी देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स एंड द लैंड फॉर्म्स इन कोस्टल एरिया। सी वेव्स कैरी आउट इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। Winds and tides cause the movements of sea water and as a result waves come to the coast. समुद्र किनारे पर लहरें आती है समुद्र में, उसके कारण जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। Because of their hitting the rocks at the coast, erosion of the rocks occurs. इनके सी वेव्स जब टकराती है चट्टानों पर समुद्र किनारे के, तो उनसे जो है इरोजन होता है। ठीक है, in coastal areas having wide beaches, waves carry out depositional work. जहां पर बहुत चौड़े बीचेस होते हैं वहां पर जो है, और क्या कहते हैं उसे, हवा भी ज्यादा तेज नहीं होती है, वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं वो पार्टिकल्स। जहां पर तेज लहरें होती है वहां पर इरोजन कर देते हैं, जहां पर लहरें तेज नहीं होती वहां पर वो डिपॉजिट कर देते हैं। इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स, when the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, sand particles, etc. जब वेव्स टकराते हैं समुद्र किनारे के चट्टानों पर, तब वो क्या करते हैं, अपने साथ
छोटे छोटे कंकड़ लाते हैं, सैंड के पार्टिकल्स लाते हैं, रेत के, और उसके कारण दिस लीड्स टू इरोजन ऑफ द कोस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द सी वेव टू इरोजन ऑकर्स। हाइड्रोलिक एक्शन यानी जो फ्लूइड्स के कारण होता है, यानी वाटर, यहां पर फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। फ्लूइड यानी जो पदार्थ फ्लो करते हैं उन्हें कहते हैं फ्लूइड्स। तो यहां फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। वाटर के कारण जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक इफेक्ट। लैंडफॉर्म्स like water cut platforms, sea caves, sea arches, sea cliffs etc. are formed because of the erosional work of the waves. See figure 4.4। देखिए sea cliff यानी समुद्र किनारे पर ऊंचाई पर जो चट्टान, बीचेस जो होते हैं वो समुद्र के लेवल पर होते हैं, लेकिन क्लिफ्स जो होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं। और जब यहां पर टकराने लगते हैं बार बार सी वेव्स, तब यहां पर एक गुफा बन जाती है, सी केव बन जाती है, इसे बोलते हैं केव। फिर यहां पर जो ऐसा ऊंचा प्लेटफॉर्म सा बन जाता है उसे बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। जो कमान जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कमान होती है ना, तो उसे बोलते हैं सी आर्च। रॉक की कमान बनती है समुद्र में, उसे बोलते हैं सी आर्च। और ये जो खंबे जैसा स्ट्रक्चर बनता है समुद्र में उसे कहते हैं सी स्टैक। आगे देखिए, ये है सी केव्स, ये है इरोजन के कारण बनता है, ठीक है। ये है सी क्लिफ यानी समुद्र किनारे से ऊंचाई पर जो चट्टान होती है उसे बोलते हैं सी क्लिफ। ये लगून, देखिए क्या होता है, जब यहां पर थोड़ा सा किनारे पर थोड़ा सा गड्ढा होता है तब समुद्र का पानी यहां पर जमा हो जाता है, और अगर यहां पर थोड़ा सा हाइटेड सरफेस है तो वो समुद्र से, मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं लगून। इस बॉडी को, वाटर बॉडी को, यानी समुद्र से कहा जाए तो वो जुड़ा हुआ होता है, समुद्र का ही पानी होता है, लेकिन वो वैसे कहा जाए तो अलग होता है समुद्र से, उसे कहते हैं लगून, ठीक है। यह है वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी समुद्र में ही ऊंचाई पर एक सरफेस होता है, उसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। यह जो है इरोजन के कारण बनता है। सी क्लिफ जो है इरोजन के कारण बनती है। फिर यह है सी आर्च, ये भी इरोजन के कारण बनती है, कमान, ठीक है। यह है बीच, ये डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण बनता है। बीच पर जो है रेत जमा होती है वो डिपोजिशन। यह है सैंड बार, यानी समुद्र के बीच में ऐसा जो थोड़ा सा जमीन का हिस्सा बन जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। देखते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। द eroded materials accumulate at the seabed because of tides. They keep on moving towards the coast and away from the coast. Eroded जो मटेरियल होता है, जो फ्रिक्शन के कारण जो इरोजन हुआ है, वो जो मटेरियल होता है, पार्टिकल्स, वो जो है सी बेड में जमा होता है, और समुद्री लहरों के कारण वो कोस्ट पर आते रहता है और कोस्ट से चला जाते रहता है। They become fine because of attrition and hitting each other. एक दूसरे से टकराने के कारण, एक दूसरे से घिसने के कारण वो फाइन यानी बारीक बन जाता है। Deposition of such materials occurs at the places where the effect of the waves is less. जहां पर वेव्स का परिणाम कम है, वेव्स कम होती है, जहां हवा तेज नहीं होती वगैरह, वहां पर जो है वो सारा जमा हो जाता है। लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस, सैंडबार्स, लगून्स एटसेट्रा आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड। ग्राउंड वाटर के कारण, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसके कारण जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द रेन वाटर सीप्स बिलो द अर्थ सरफेस थ्रू पोरस रॉक्स और क्रैक्स इन द रॉक्स। देखिए अर्थ सरफेस पर मिट्टी होती है, वो पानी एब्सॉर्ब, जो रेन वाटर बारिश का पानी पड़ता है वो मिट्टी एब्सॉर्ब कर लेती है, वो निचले लेवल पर भेजती है। ऐसे नीचे नीचे जाते हुए नीचे रॉक्स होते हैं, वो भी पोरस होते हैं, यानी उनमें भी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं या क्रैक्स होते हैं, तो उनमें से भी नीचे सीप हो जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं नीचे, और इतने नीचे जाते हैं जब तक पूरा पथरीला सरफेस ना हो कि उससे नीचे जा ही ना सके, तो ऐसे ग्राउंड वाटर बनता है। दिस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द नॉन पोरस लेयर ऑफ द रॉक। जहां पर नॉन पोरस लेयर है रॉक का, नीचे जमीन के नीचे जहां पर छेद नहीं है रॉक को, उस लेयर पर रॉक के वो जमा हो जाता है पानी। दिस एक्यूमुलेटेड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इस जो पानी के नीचे जो जमा होता है, जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर।
द सोल्यूबल मिनरल्स इन द वाटर गेट डिजॉल्व एंड फ्लो विद द ग्राउंड वाटर। देखिए आपने देखा होगा कई बार बोर का जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, वो कई बार खारा होता है, खारा पानी होता है। क्योंकि जब जमीन में वो नीचे 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 चला जाता है तब जमीन के कई सारे सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, कई सारे मिनरल्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके कारण उसकी टेस्ट अलग होती है। हमारा जो नल का पानी होता है, जो म्यूनिसिपालिटी द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, वो इतना खारा नहीं होता, लेकिन ये पानी बहुत खारा होता है क्योंकि वो उसमें काफी मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये मिनरल जो डिसॉल्व होते हैं उसके कारण जो रॉक है उसमें छेद बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं इरोजनल वर्क होते हैं। ठीक है। When the groundwater evaporates or the volume of soluble minerals is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts। देखिए जब मिनरल्स जो है, जो ग्राउंड वाटर है उसका इवेपोरेशन हो जाता है यानी भाप बन जाती है, तब क्या हो जाता है, सॉल्ट्स या मिनरल्स जो है वो जमा होते हैं, नीचे ही रहते हैं और वो पानी ऊपर चला जाता है भाप के रूप में। या फिर अगर पानी की सोल्युबिलिटी समाप्त हो जाती है यानी उसकी मिनरल्स डिसॉल्व करवा लेने की कैपेसिटी, आपने अगर देखा होगा कि अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, डिसॉल्व कर हिलाते हैं चम्मच से, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। 2 चम्मच डालेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उससे ज्यादा नमक उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे बोलते हैं सोल्युबिलिटी। उससे ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी नहीं है, यानी ग्राउंड वाटर की सोल्युबिलिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं, कौन से भी पानी की। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब मिनरल्स डिसॉल्व होना कम हो जाता है, तब मिनरल्स वैसे ही डिपॉजिट होते रहते हैं उस पे। लैंडफॉर्म्स लाइक सिंक होल्स, लाइमस्टोन केव्स, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स आर फॉर्म्ड। देखिए सिंक होल्स ऐसे नीचे जमीन के नीचे ऐसे होल्स बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सिंक होल्स। फिर देखिए स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट केव्स, इसके बारे में ग्लॉसरी में दिया है, मैं बताता हूं। देखिए pillars formed from alkaline deposits in the caves in limestone areas, salts brought by flowing groundwater deposit in the caves when water evaporates. When alkalis deposit, pillars start growing either from the roof down or floor up of the cave. Those which grow from the roof towards the flood are called stalactites, while those which grow from ground towards the roof are called stalagmites. Bora caves in Visakhapatnam district are called are in Andhra Pradesh are one of those major limestone caves in India. देखिए क्या होता है, देखिए ये जो है यहां से पानी ड्रॉप होने लगता है नीचे 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 नीचे। ड्रॉप होते समय यहां पर सॉल्ट्स वो छोड़ देता है, पानी जमा करने लगता है। कुछ पिलर्स ऐसे ऊपर से नीचे आने लगते हैं, कुछ पिलर ऊपर से नीचे बढ़ने लगते हैं। तो जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टाइट। और जो ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे जाते हैं यहां पर दिया है, उन्हें कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। जो छत से जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, और जो जमीन से छत की तरफ बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। ठीक है, इस तरीके से। Thus, the groundwater carries out the erosion, transportation and depositional work. Groundwater table. The upper surface of the water accumulated below the ground is called the water table. जमीन के नीचे जो सबसे ऊपर का लेयर होता है पानी का, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। फैक्टर्स लाइक सीजन्स, पोरोसिटी ऑफ रॉक्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। वाटर टेबल किस फैक्टर पर होता है यानी ग्राउंड वाटर की लेवल, कौन सा सीजन है, रेनी सीजन में ज्यादा होगा वाटर टेबल, ऊपर होगा। पोरोसिटी ऑफ रॉक, अगर पोरस रॉक है तो ज्यादा पानी नीचे चला जाएगा और वाटर की लेवल अच्छी रहेगी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा है तो पानी की लेवल भी ऊपर रहेगी। ठीक है। द वाटर टेबल इज क्लोजर टू द ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हाइल इट इज डीपर इन द समर्स। समर के दौरान आपने देखा होगा बोर्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला जाता है। वेयर आर द लाइमस्टोन केव्स, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स फाउंड इन महाराष्ट्र, ये पूछा है।
तो कान्नूर प्लेटू जहां है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये पाए जाते हैं। वाई आर द लैंडफॉर्म्स फॉर्म इन लाइमस्टोन आर कॉल्ड कर्स्ट। कर्स्ट जो है वो क्यों कहते हैं, ये पूछा है। तो देखिए, लाइमस्टोन से जो बनते हैं लैंडफॉर्म्स, उन्हें कर्स्ट कहते हैं क्योंकि वो एड्रियाटिक सी के पास एड्रियाटिक सी के पास पाए जाते हैं मुख्यतः वहां पर, ठीक है। उसके कारण Ramu has to dig a well in his farm, but he is in dilemma as to which season he should dig so that there is water supply for a longer time. What do you suggest to Ramu? कौन से सीजन में अगर बोरवेल खोदनी है तो कौन से सीजन में करनी है, ये पूछा है। कौन से सीजन में बेहतर होगा? समर सीजन में किया तो, क्योंकि समर सीजन में वाटर लेवल लो होती है। तो लो लेवल पर ज्यादा अगर बोर करेंगे तो रेनफॉल के सीजन में जो है, मॉनसून सीजन में तो और ऊपर चला जाएगा पानी, इसके कारण रेनफॉल में भी पानी रहेगा, समर में भी पानी रहेगा, विंटर में भी पानी रहेगा, ठीक है। तो समर सीजन में करना चाहिए, ठीक है। तो which agent has the most kinetic energy of all? विंड, रिवर और ग्लेशियर। तो विंड को सबसे तेजी से विंड बहता है, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो है विंड में ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है।